मगर पिछले 3 साल हो गए, 2.5 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक भी कांग्रेस ने हमें नज़रअंदाज किया। उन्होंने मेरे त्याग को नहीं पहचाना कि मैं कितना बड़ा त्याग करके आई। मैंने अपनी जीविका को 1 मिनट में लात मार दी, ये कहकर कि मैं एक राजनीतिक मंच पे जाके अपने समाज के लोगों के लिए कायदे कानून बनाने की स्थिति में पहुंच पाऊँ कि मैं क्या करूं। पार्टी में हम अनाथ जैसा महसूस करते हैं। पार्टी में टॉप लीडरशिप को मिलने के लिए हमें 36 अलग अलग तरीके के रास्ते तो मिल जाएंगे, लेकिन जो सही रास्ता है, जो सीधा रास्ता है, वो नहीं मिलेगा। कि जो पार्टी की टॉप लीडरशिप है उनको मैं जाकर ग्राउंड रिपोर्ट बताऊं कि पार्टी में चुनाव क्यों हारी, पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव क्यों हारी, पार्टी देश में चुनाव क्यों हारी, क्योंकि जो बातें हमें पता हैं वो शायद वहां तक पहुंच नहीं पाती। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, हुंकार 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ ज्योति सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रीता हरित जी के साथ, जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़ चुकी हैं। सबसे पहले तो इनके बारे में हम इनसे थोड़ा जानकारी लेते हैं। मैम, अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ चुकी हूँ, ये मेरा काम है। मेरा नाम प्रीता हरित है। मैं 87 बैच की IRS ऑफिसर हूँ और 2019 में मैंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र देकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और आगरा से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। ये तो मेरा राजनीतिक परिचय है। और वैसे मैं एक दलित बहुजन समाज की बेटी हूँ और मैंने पूरे देश में दलित बहुजन समाज के सभी वर्गों के सभी लोगों को और महिलाओं को जोड़ा है। उनके आत्मसम्मान और मान सम्मान की लड़ाई लड़ती हूँ और सामाजिक दृष्टि से अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोगों को मैंने एक साथ लेकर के काम किया है। ये मेरा काम पिछले 7-8 वर्ष से लगातार चल रहा है। इतने बड़े पद से आपने राजनीति में जाने का फैसला लिया और उसके बाद इतने लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय भी रही और आखिरकार अब आपने राजनीति से कांग्रेस के साथ आप सक्रिय रही हैं और आपने अब कांग्रेस को छोड़ने का फैसला लिया है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आखिर ऐसे मुद्दे रहे, क्या वजह रही कि आपने कांग्रेस को छोड़ने का फैसला लिया? कांग्रेस से त्यागपत्र देने के पीछे मेरी एक मैं बड़े दुखी मन से मैंने त्यागपत्र दिया है। मैं 2019 में भारत सरकार की सेवा से VRS लेकर के मैंने टाइम से पहले, मेरी 5.5 साल की नौकरी बाकी थी, मैंने त्यागपत्र देकर पार्टी ज्वाइन की। पार्टी ने सम्मान से हमें चुनाव लड़वाया और मैं चाहती थी कि राजनीति के माध्यम से, पार्टी के मंच के माध्यम से देश के दलित बहुजनों के हितों का काम करूं, उनके लिए मैं आवाज़ उठाऊं। और राजनीति में आए बिना ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म से हम उन लोगों का उतना भला नहीं कर सकते जितना हम राजनीति में आकर कर सकते हैं। मैं 2019 से लगातार कांग्रेस के लिए से जुड़ी रही। मेरे परिवार की 3 पीढ़ियां कांग्रेस की विचारधारा पर चलती रही हैं। मैं भी कांग्रेस की विचारधारा वाली मैं देश की नागरिक हूं। मैंने सोचा कि कांग्रेस में अल्पसंख्यकों, दलितों, बहुजनों और महिलाओं को लेकर एक दर्द है, शायद वहाँ मेरा काम आसान हो जाएगा, मैं अपने समाज के लोगों का भला कर सकूँगी। मैं यहाँ आई, मैंने चुनाव लड़ा। चुनाव में, क्योंकि देश में इस समय चुनाव में लहर किसी दूसरी पार्टी की थी, जिसके कारण हम इस बार चुनाव नहीं जीत पाए, मैंने सोचा कि संगठन के माध्यम से, कांग्रेस के मंच से मैं देश के समाज के जो दलित बहुजन वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको जोड़ सकूंगी और अच्छी तरह से। मगर पिछले 3 साल हो गए, 2.5 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक भी कांग्रेस ने हमें नज़रअंदाज किया। और नज़रअंदाज इस तरह से किया कि ऐसा नहीं कि उनको कुछ हमारे बारे में लेकर कोई इस तरह की बात है, लेकिन उन्होंने हमें कोई काम ही नहीं दिया। मैं एक ऐसी नौकरी करके आई हूँ कि मैंने देश के अलग अलग भागों में काम किया है और बहुत मेहनत करना चाहती हूँ, करती रही हूँ, लेकिन कोई काम ही ना मिले, बिना काम के बैठे हुए हैं, तो बड़ा दुख होता है। और इतना नज़रअंदाज किया कि जब वो हमारे को नज़रअंदाज करेंगे तो हमारे वर्ग के, हमारे समाज के लोगों को भी नज़रअंदाज करेंगे। तो जब वो नज़रअंदाज करेंगे तो हमें दुख होगा।
और एक दुख इतना ज़्यादा दुख होता है कि लगता है कि हम क्या करें। देखिए, मैं इनके लिए नौकरी छोड़ के आई। मैंने अपनी भारतीय राजस्व सेवा से IRS की नौकरी से 5.5 साल पहले VRS लिया, और मैं चाह रही थी कि मैं मदद करूं, मैं हेल्प करूं समाज की, अपनी और पार्टी की। लेकिन उन्हें मेरी शायद ज़रूरत नहीं है, मेरी सेवाओं की ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं ना कि जिस रास्ते पर लोग चलते हैं, जिस पगडंडी पर लोग चलते हैं, वहाँ घास जैसी नाचीज़ चीज़ भी उगना छोड़ देती है। जब घास जैसी नाचीज़ एक चीज़ जो कि बहुत ही घास होती है, पैरों के नीचे दबती है, जब उस पगडंडी पे लोग चलते हैं तो वहाँ घास भी उगना छोड़ देती है। तो मैं ये समझती हूँ कि जब हमारे मान सम्मान की रक्षा ही नहीं हो रही, तो कम से कम हम घास से तो बेहतर हैं, हम घास से तो बेहतर काम कर सकते हैं। वो बड़ा दुख होता है। इस दुख के कारण मैंने बहुत कोशिश की। मैंने इस कोशिश में पार्टी की टॉप लीडरशिप से भी मिलने की कोशिश की कि जो पार्टी की टॉप लीडरशिप है उनको मैं जाकर ग्राउंड रिपोर्ट बताऊं कि पार्टी में चुनाव क्यों हारी, पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव क्यों हारी, पार्टी देश में चुनाव क्यों हारी। क्योंकि जो बातें हमें पता हैं वो शायद वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, लेकिन उनको समय नहीं है, समझ नहीं है, या वो समझते हैं कि नज़रअंदाज करके पार्टी इस देश में फिर से सत्ता में आ जाएगी। तो इससे हमें बड़ा दुख हुआ, मुझे घोर क्लेश हुआ, मानसिक क्लेश हुआ। इतना क्लेश हुआ कि मैंने बहुत लंबा समय बिताया कि ये मेरा निर्णय कहीं गलत ना हो जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं जो निर्णय लूँगी वो सही होगा, क्योंकि मुझे अपने आप में पूरा विश्वास है। क्योंकि जब मैंने अपनी सरकारी सेवा, भारत सरकार की मैं एडिशनल सेक्रेटरी थी, मैंने उस सेवा से जब त्यागपत्र दिया तो भी मुझे अपने निर्णय पर पूरा विश्वास था कि मैं एक अच्छा निर्णय ले रही हूँ, समाज के हित में निर्णय ले रही हूँ। और जब आज मैं पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया तो मुझे लगा कि मुझे अपने निर्णय पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए, मुझे अडिग रहना है। मेरा निर्णय तब भी सही था, आज भी सही है। मैं काम करने निकली हूँ और काम करने के लिए मैं हर वो निर्णय लूँगी जिससे कि जो मुझे काम करने से रोकता है। तो पार्टी के पास मेरे लिए शायद कोई काम नहीं है, या पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं है। चलिए मैम 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, यूपी में बहुत ही जल्द चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आपका यहाँ त्यागपत्र देना, तो अब आगे के लिए आपके कुछ प्लान्स हैं, आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, हमें बताना चाहेंगे क्या आपने सोचा हुआ है, क्या किसी दूसरी पार्टी को आप ज्वाइन करने वाली हैं, और क्या क्या प्लानिंग्स हैं आपके इस बारे में? मैं ज़िंदगी में इस तरह की प्लानिंग नहीं करती, क्योंकि प्लानिंग करती होती तो पहली प्लानिंग मेरी ये थी कि मैं मेंबर CBDT बनूं, सरकारी नौकरी करते करते चेयरमैन CBDT बनूं। लेकिन उस समय जैसी स्थिति बनी, मैं नौकरी से त्यागपत्र देकर राजनीति में आई और कांग्रेस पार्टी से मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, और 2.5 साल यहाँ पर संघर्ष करने के बाद मैंने पार्टी को आज त्याग दिया। त्याग देने के पीछे मेरा दिल का दर्द ज़्यादा बड़ा है, बजाय कि इस बात के कि मैं कहीं दूसरी जगह जाकर चुनाव लड़ूं या मैं कहीं और जाकर के राजनीति करूं। ये आने वाला वक्त बताएगा कि मैं क्या करूंगी। मैं खाली बैठ नहीं सकती, मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है, मैं खाली बैठी नहीं हूँ जीवन में। पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्टी से जुड़कर ऐसा महसूस होता है कि हमारे लिए कोई काम ही नहीं बचा। ये मुझे मंजूर नहीं है। काम करूँगी, ज़रूर करूँगी, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो राजनीतिक हो, काम मैं ज़रूर करूँगी। चलिए मैम जिस पद पर आप कार्यरत थे, एक बड़ा पद था IRS। आज बहुत से लोगों का सपना होता है उस पद तक पहुंचने का, नहीं पहुंच पाते, पर आपको वो पद मिला। उसके बाद आपने वहां से राजनीति में एंट्री ली, और अब राजनीति में भी कांग्रेस को आपने छोड़ दिया। बहुत लंबा सफ़र आपका रहा, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मतलब एक ऐसा पद छोड़ना जो दूसरों के लिए सपना है, और अब जिसके लिए छोड़ा उसे भी आपने छोड़ दिया। मैं दलित समाज की बेटी हूँ, और मेरे दादाजी जूते बनाया करते थे, और जूते बनाने के अलावा उनकी गजब की पर्सनालिटी थी। उनकी आवाज़ से गांव का कुत्ता भी कांपता था, मतलब इतनी कड़क उनकी आवाज़ थी। वे पंचायत का चुनाव लड़े थे, सरपंच भी रहे, 30 साल वो पंचायत के उसमें सेवा में रहे। मेरे पिताजी हमारे गांव के पहले व्यक्तियों में से एक थे, 1 या 2 लोग और साथ में थे जो कि पढ़ने के लिए गांव छोड़कर बाहर गए। मैं हरियाणा की बेटी हूँ, और बाहर जाकर के उन्होंने शिक्षा हासिल की, सिविल सेवा की परीक्षा भी उन्होंने दी, मगर जिम्मेदारियां ज़्यादा थी, एक ही बार परीक्षा दे पाए, फिर ओवर एज हो गए।
उन्होंने मेरे पिताजी ने डॉक्टर अंबेडकर का सानिध्य प्राप्त किया कुछ समय के लिए। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा उन्होंने उनके साथ बैठकर उनसे अर्जित की और वे बहुत बड़े अंबेडकरवादी थे। उन्होंने अपनी बेटियों की शिक्षा के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मेरे साथ मेरी अन्य बहनों को भी पढ़ाया। मैं दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में पढ़ी हूँ, MCD के, और दिल्ली में ही पैदा हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और सिविल सेवा की परीक्षा मैंने उसी समय दी जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। और मेरे पिताजी ने डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष को बहुत जल्द हमें उस संघर्ष से रूबरू कराया। मैंने डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी को पढ़ा, उनके संघर्ष को जिया और मैंने ये सोचा कि जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ना होगा। तो शिक्षा के माध्यम से मैंने सिविल सेवा में मैंने परीक्षा पास की पहली बार। 21-22 साल की उम्र में मैं चाहती तो IFS बन जाती क्योंकि मेरा मेरिट में नाम था, IPS बन जाती, लेकिन उस समय की परिस्थितियाँ थी पारिवारिक, तो IRS बनी। फिर मैंने 2 बार और परीक्षा दी, दोनों बार मैं फिर IPS बन सकती थी, लेकिन मैं अपनी इस IRS की नौकरी में ही चलती रही। अपनी घर गृहस्थी, जो महिलाओं को संघर्ष होता है जीवन का, वो संघर्ष मैंने भी किया और उस संघर्ष को करते करते मेरे मन में एक दर्द हमेशा रहता था कि मेरे पिताजी ने मेरे पिताजी भी काफ़ी समाज का काम करते थे, समाज की सेवा करते थे, बहुत सारे लोगों की नौकरी लगवाई। वो दिल्ली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हुआ करते थे, दिल्ली के SDM भी थे और उन्होंने मुझे सोचने के लिए मजबूर किया, मेरे पिताजी के काम ने, कि तू क्या कर रही है, तूने जीवन में समाज के लिए क्या किया। तो ये सोचते सोचते मैंने काफ़ी लंबा समय 30-32 साल निकाल दिए अपने गृहस्थी में। अपने अच्छी पत्नी बन के रही, अच्छी माँ बन के रही, अच्छी गृहिणी बन के रही, लेकिन दिल में हमेशा एक दर्द रहता था कि मैं समाज की बेटी नहीं बन पाई, मैंने समाज के लिए कोई काम नहीं किया। तो ये सोचते सोचते मैंने धीरे धीरे, क्योंकि मैं एक ऐसी पोस्ट पे बैठी थी, मैं कुछ लोगों का मदद भला कर सकती थी, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो विजिलेंस के मैटर्स हों, पुलिस के मैटर्स हों, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हों, तो मैं लोगों की मदद करती रहती थी। समाज में कहीं किसी बेटी का रेप, बलात्कार या शोषण हो जाता था तो मैं अपनी आवाज़ उठाती थी। तो धीरे धीरे एक बहुत बड़ा तबका हमसे जुड़ता चला गया। तबका जुड़ते जुड़ते ये स्थिति हो गई कि सबने कहा कि संगठन बना लो। एक संगठन का निर्माण किया नौकरी पर रहते रहते, उसका नाम है बहुजन सम्यक संगठन। बहुजन सम्यक संगठन को मैंने अपने बच्चे की तरह पाला और बहुजन सम्यक संगठन के कार्यकर्ता पूरे देश में बनाए। और आज ये स्थिति है कि इतना संघर्ष करते करते कब मुझे सामाजिक कार्य से राजनीति में मैं आ गई, मुझे खुद पता नहीं। लेकिन ये जो मेरा संघर्ष है, ये एक दिन का संघर्ष नहीं है, ये बहुत लंबे अरसे का संघर्ष है। और इस संघर्ष को करते करते मैंने अपने स्व को त्याग दिया। जो मेरा पारिवारिक जीवन है या जो मेरा निजी स्वार्थ है या निजी मेरा कोई है, वो सब वो कहीं गौण हो गए, वो पीछे चले गए। और अब मेरी इच्छा ये है कि मैं विशुद्ध किस्म की राजनीति करूं। राजनीति में समय समय पर लोग आते हैं, राजनीति से समय समय पर लोग जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर राजनीति में वो लोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति की विरासत पाते हैं। वो लोग जो राजनीति में पीढ़ी दर पीढ़ी की विरासत से आते हैं, उनका राजनीति के प्रति एक ऐसा रवैया होता है कि जैसे राजनीति उनका जन्म सिद्ध अधिकार है और राजनीति से वो एक प्रिविलेज के तौर पर राजनीति से जुड़ते हैं, जैसे उनका कोई विशेषाधिकार हो। मैं चाहती हूँ कि इस देश में, इस भारत देश के 131 करोड़ की आबादी वाले देश में हर व्यक्ति को राजनीति करने का अधिकार है। लेकिन क्या होता है कि 131 करोड़ लोग सिर्फ अपनी 2 जून की रोटी कमाने के लिए लगे रहते हैं। वो सिर्फ भाग दौड़ में लगे रहते हैं, नौकरी करते हैं 10,000 की, 5,000 की, 2,000 की, 100,000 की, लेकिन वो उससे ऊपर नहीं उठ पाते। वो ये नहीं देखते कि उनके लिए कानून कौन बना रहा है, नियम कायदे कौन बना रहा है, संविधान में संशोधन कौन कर रहा है। जो लोग संविधान में संशोधन करते हैं वे समाज के इस इतने बड़े तबके से बिल्कुल भी ज़्यादातर लोग जुड़े हुए नहीं होते। तो हमारे लिए कौन कायदे कानून बना रहा है, हमें उसका एहसास ही नहीं होता। जो लोग राजनीति में हैं, ज़्यादातर लोगों की एक दबंगई की विचारधारा होती है, विरासत होती है, मैंने बताया, और लूटपाट के कई मामले भी लोगों के ऊपर लगे हुए, क्रिमिनल केसेस लगे हुए। उसके बाद ऐसे लोग राजनीति करते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं और हम लोग
सिर्फ रोटी कमाने में लगे रहते हैं। मेरा ये कहना है कि राजनीति को यदि हमें राजनीति को एक गौरव प्रदान करना चाहिए, क्योंकि हम जब अपने समाज के सब लोगों के लिए नियम बना रहे हैं तो हमारे पास एक योग्यता होनी चाहिए। योग्य व्यक्ति राजनीति में पहुंचे, सही व्यक्ति राजनीति में पहुंचे। नहीं तो राजनीति को हमेशा यही कहा जाएगा कि राजनीति जो है बुरी चीज़ है। राजनीति बुरी चीज़ नहीं होती, राजनीति करने वाले लोग बुरे होते हैं। तो मैं अपनी जीवन के उदाहरण को पेश करके मैंने लोगों के सामने ये एक तरह की नज़ीर पेश की कि मैं राजनीति भी कर सकती हूँ। जिस तरह मैं एक ऐसे परिवार की बेटी हूँ जो देश में एक छुआछूत से पीड़ित परंपरा के तहत जाति सूचक शब्द सुनने वाला परिवार, गरीबी मैंने भी देखी है बचपन में, मैंने भी जाति सूचक शब्द सुने हैं, मैंने भी इस तरह का माहौल देखा है जहाँ पे हमें कहा जाता है कि रिजर्वेशन से आए इन्हें कुछ नहीं आता, ये सिर्फ और सिर्फ ये इस तरह का फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं। तो मेरे जीवन का संघर्ष बहुत ही बड़ा संघर्ष है और उस बड़े संघर्ष को मैं दिन दिन जीती रही और आज भी मैं उस संघर्ष को जी रही हूँ। जब एक बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने मुझे दलित की बेटी होने के कारण वो सम्मान नहीं दिया और मुझे मेरी योग्यता को नहीं पहचाना, उन्होंने मेरे त्याग को नहीं पहचाना कि मैं कितना बड़ा त्याग करके आई। मैंने अपनी जीविका को 1 मिनट में लात मार दी ये कहकर कि मैं एक राजनीतिक मंच पे जाके अपने समाज के लोगों के लिए कायदे कानून बनाने की स्थिति में पहुंच पाऊं। तो उन्होंने मेरी इस भावना का पूरी तरह से निरादर किया, मेरे संस्कारों को उन्होंने पूरी तरह से जड़ से हिला दिया। मेरी जो विश्वास था, मुझे विश्वास था एक संस्था में, उस विश्वास को उन्होंने बहुत गहरा आघात पहुंचाया और आज मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं क्या करूं। पार्टी में हम अनाथ जैसा महसूस करते हैं। पार्टी में टॉप लीडरशिप को मिलने के लिए हमें 36 अलग अलग तरीके के रास्ते तो मिल जाएंगे, लेकिन जो सही रास्ता है, जो सीधा रास्ता है, वो नहीं मिलेगा। इतना प्रयास करने पर तो कहते हैं कि भगवान भी आकर दर्शन दे देते हैं कि कहो वत्स आप क्या चाहते हो। उतना प्रयास करने के बाद यदि पार्टी की टॉप लीडरशिप को हमारी ज़रूरत नहीं है तो उससे पहले हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। यही मेरे जीवन का छोटा सा संघर्ष है, यही मेरा परिचय है। मैम, इतनी बड़ी योग्यता के साथ आप इस पार्टी में शामिल हुई, उसके बाद पार्टी का आपको इग्नोर करना, आपने इतना संघर्ष किया, फिर अगर आपको दोबारा आगे मौका मिलता है तो क्या इस पार्टी के साथ आप जुड़ेंगी, दोबारा इस पार्टी में शामिल होंगी? मेरे घर में 10 कमरे हैं। मेरे जहाँ जो मेरा घर है उसमें 10 कमरे हैं। इस घर में नहीं, मैं एक आपको उदाहरण बता रही हूँ। मेरे 10 कमरों में क्या रखा है मुझे नहीं पता। आज कांग्रेस पार्टी की वही स्थिति है। कांग्रेस पार्टी एक 10 कमरों वाला घर है और उनको ये भी नहीं पता कि उनके 10 कमरों में क्या रखा है। मैंने ये नहीं कहा कि 9 कमरों में क्या रखा है, उनको उनके 10 कमरों के बारे में क्या है उनको पता ही नहीं है। वे लोग ये सोचते हैं कि वो जहाँ बैठे हैं वो बहुत अच्छी जगह पर बैठे हैं, राजनीति उनको विरासत में मिली है, कभी ना कभी तो सत्ता में पहुँच ही जाएंगे। मगर सच्चाई ये है कि हम जब राजनीति में आते हैं तो हमें आँख कान अपनी सारी इंद्रियों को खोल के रखना पड़ता है। हम राजनीति क्या, हमें कोई भी काम करना है तो बहुत बखूबी करने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए हमें अपना हर वो प्रयास करना पड़ता है कि हमारी नज़र से कोई चीज़ छूट ना जाए या हमारे प्रयास में कोई कमी ना रह जाए या हम कुछ न कर पाएँ। तो मैं ये मानती हूँ कि पार्टी ये राजनीति जो है, जो दलगत राजनीति है, इसमें कोई किसी का कभी भी परमानेंट न तो दोस्त होता है न दुश्मन होता है। आए दिन ऐसे ऐसे लोगों के साथ गठबंधन होते हैं, जो ऐसे ऐसे दलों के साथ ऐसे ऐसे दल गठबंधन करते हैं जो धुर विरोधी विचारधारा के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका ये सवाल बिल्कुल भी अप्रासंगिक है जो आपने मुझसे किया। वक्त आएगा, वक्त इस सवाल का जवाब वक्त ही देगा। चलिए मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हुंकार 24/7।